एमसीक्यू एग्जाम मास्टर में आज हम देखेंगे आरएसएसबी द्वारा आयोजित एनएचएम और राज्य एमईएस डिपार्टमेंट के लिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ की पोस्ट के लिए आयोजित जो एग्जाम था उसमें पूछे गए कंप्यूटर के क्वेश्चंस को हम देखेंगे। इस एग्जाम के लिए डेट था 8 जून 2025। आप इस एग्जाम के लिए कंप्यूटर का सिलेबस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट डेटा एंट्री डिवाइसेस कम्युनिकेट विद सीपीयू। इसमें पूछा गया है कि डायरेक्ट डेटा एंट्री डिवाइसेस, जिन्हें हम इनपुट डिवाइसेस या लोकेटर डिवाइसेस भी कहते हैं, वो सीपीयू के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करती हैं या कनेक्ट रहती हैं। दिए गए ऑप्शन आप रीड कर सकते हैं। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए। ये बोर्ड द्वारा वेरीफाइड आंसर है। हालांकि अगर हम आज के समय के हिसाब से देखेंगे तो जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो सीपीयू के साथ में विथ वायर और वायरलेस दोनों तरीके से कम्युनिकेट कर सकती हैं। अगर इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग किसी ने ऑब्जेक्शन पुट किया है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें स्टेटमेंट दिया गया है और दो कंक्लूजन दिए गए हैं। स्टेटमेंट डायरेक्टली रीड करते हैं कि मेलवेयर इन्फेक्शन जो है उन्हें रोका जा सकता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंटी मेलवेयर के द्वारा, साथ ही साथ रेगुलर सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स और किसी भी अनसॉलिसिटेड ईमेल या अनजान ईमेल से कोई भी डाउनलोड किए बगैर हम इन चीज़ों को रोक सकते हैं। इसके रिगार्डिंग दो कंक्लूजन दिए गए हैं। कंक्लूजन 1 में लिखा गया है कि जो साइबर सिक्योरिटी है उसको, अगर साइबर सिक्योरिटी हमें रखनी है तो उसके लिए रेगुलर अपग्रेड्स ज़रूरी हैं, साथ ही साथ सावधानी पूर्वक ऑनलाइन कंडक्ट या ऑनलाइन क्रियाकलाप जो हम करते हैं वो ज़रूरी है साइबर सिक्योरिटी के लिए। कंक्लूजन 2 में लिखा गया है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अकेला ही काफ़ी है कि सभी प्रकार के मेलवेयर इन्फेक्शन को रोकने के लिए। तो यहाँ पर हमें राइट कंक्लूजन बताना है जो कि स्टेटमेंट को फॉलो करता है। दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर है इसका ऑप्शन 1, क्योंकि कंक्लूजन 1 जो है वही इसे लॉजिकली एक्सप्लेन कर रहा है। कंक्लूजन 2 सेटिस्फाई नहीं करता है फुली, क्योंकि अकेला एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो होता है वो सभी प्रकार के मेलवेयर इन्फेक्शन को रोकने के लिए काफ़ी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जहां कॉलम 1 और कॉलम 2 में हमें मैच करना है। कॉलम 1 में हमें दिए गए हैं आईटी एक्ट से रिलेटेड कुछ फिनोमिना या टर्म, और कॉलम 2 में हमें उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। आप वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से रीड करें। मैं डायरेक्ट आंसर क्लियर कर देता हूँ। मैच आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन क्वेश्चंस को आप स्किप ना करें, लेंथी होते हैं, बट आजकल बोर्ड्स में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, व्हाट आर द 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। पूछा गया है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। आप सभी ऑप्शन रीड करें। इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर रहेगा वो है ऑप्शन सी, जिसमें कहा गया है कि टेक्स्ट एडिटिंग या मल्टीमीडिया इंसर्टिंग के ऑप्शन इसमें रहते हैं, जैसे कि इमेज, ऑडियो या वीडियो। साथ ही साथ एक स्लाइड शो सिस्टम भी इसमें रहता है। नेक्स्ट मूव करते हैं, इन ए डेटाबेस टेबल व्हाट डज ए कॉलम रिप्रेजेंट। पूछा गया है टीबीएमएस में जो डेटाबेस टेबल रहता है उसमें कॉलम क्या रिप्रेजेंट करता है। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, जिसपे कहा गया है कि जो टेबल होता है उसमें कॉलम रिप्रेजेंट करता है जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर की गई है उसके गुण या विशेषताएं जो होती हैं उसको शो करता है। इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर आप देखेंगे कि कॉलम नेम जो है वो डिफाइन करते हैं कि उस कॉलम में क्या फिल किया गया है। जैसे एजेंट कोड है तो सभी एजेंट कोड्स उस कॉलम में फिल किए गए हैं। फिर एजेंट नेम है तो सारे एजेंट्स का नेम अलग अलग उसके अंदर इनपुट किया गया है। तो इस तरह से एक कॉलम जो है वो डिफाइन करता है कि उस कॉलम में कौन सा डेटा फिल किया जाना है। नेक्स्ट मूव करते हैं, व्हाट आर स्प्रेडशीट्स एल्सो नोन एज। स्प्रेडशीट्स को और किस नाम से जाना जाता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हालांकि इसका आंसर सभी लोग दे पाएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वर्कशीट्स। नेक्स्ट मूव करते हैं, व्हाट फंक्शन डज ए फायरवॉल प्ले। एक फायरवॉल का क्या कार्य रहता है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आप एक बार रीड कर लें। राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन ए, जिसमें कहा गया है कि किसी भी नेटवर्क पे इलीगल एक्सेस को रोकने के लिए फायरवॉल का यूज किया जाता है। फायरवॉल को आप इस तरह से समझ सकते हैं, एक एंटीवायरस टर्म भी होता है। तो दोनों में डिफरेंस मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ। इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे आउटसाइड जो बाउंड्री है हमारे कंट्री का, वहाँ पर सभी आर्म्ड फोर्सेस डिप्लॉयड हैं
और वो हमें सेफ रखती हैं किसी भी आउटसाइडर अटैक से। इसी तरह फायरवॉल जो है वो हमारे सिस्टम को सेव करके रखता है जो भी नेटवर्क से कनेक्टेड है, और आउटसाइड कोई नेटवर्क के थ्रू अटैक हो सकता है, सो उसके अगेंस्ट में फायरवॉल जो है हमारे सिस्टम की सेफ्टी रखता है। इसके साथ ही जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है, वो सिस्टम के अंदर जितने भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर हैं या एक्टिविटीज हैं उनको प्रिवेंट करता है, उनको रोकता है। जैसे कि हमारे स्टेट्स में पुलिस डिप्लॉय रहती है, इंटरनल कोई इश्यूज हैं या वायरसेस हैं, सो उनको कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट मूव करते हैं, व्हाट इज मेड पॉसिबल बाय द आईटी एक्ट ऑफ 2000। आईटी एक्ट 2000 की वजह से क्या पॉसिबल हो पाया है? दिए गए ऑप्शंस में से हमें राइट चूज करना है। सो इसके लिए आंसर है ऑप्शन बी, जिसमें कहा गया है कि फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली विद गवर्नमेंट एजेंसीज। हम अब कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ में इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर पाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आईटीआर हम फाइल करते हैं। नेक्स्ट, विच डिटेक्शन टेक्निक माइट यूज कोड सिमिलरिटीज टू लेबल ए हार्मलेस एप्लीकेशन एज ए थ्रेट। कि ऐसी कौन सी मेलवेयर डिटेक्शन टेक्निक है जो कोड सिमिलरिटीज का यूज कर सकती है और किसी भी सही एप्लीकेशन या हार्मलेस एप्लीकेशन को एक थ्रेट की तरह लेबल कर सकती है या बता सकती है। इस फिनोमिना को हम लोग फॉल्स पॉजिटिव के नाम से भी जानते हैं। इसके लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शंस में से ऑप्शन डी, ह्यूरिस्टिक्स वो डिटेक्शन टेक्निक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूजफुल फॉर ए विजुअली चैलेंज्ड पर्सन टू अंडरस्टैंड द टेक्सचुअल आउटपुट जनरेटेड बाय कंप्यूटर। ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि एक विजुअली चैलेंज्ड पर्सन है, वो किसी कंप्यूटर के द्वारा जो आउटपुट जनरेट होता है उसे टेक्सचुअल फॉर्म में कैसे अंडरस्टैंड कर सकता है। तो इसके लिए जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन डी, ब्राइल डिस्प्ले मॉनिटर। ब्राइल लैंग्वेज आपने पढ़ा होगा, जिसके फिजिकली छू के कोई भी विजुअली चैलेंज्ड पर्सन है वो रीड कर सकता है कि क्या लिखा गया है। नेक्स्ट मूव करते हैं, कैन द साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल एंटरटेन एन अपील आफ्टर 45 डेज। जो आईटी एक्ट के अंदर साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल बताई गई है, उसमें 45 डेज के बाद में भी कोई अपील सुनी जा सकती है क्या, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है। तो दिए गए ऑप्शंस में से हमें चूज करना है। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, यस विद सफिशिएंट कॉज। अगर सफिशिएंट कारण अवेलेबल हैं तो वो अपील सुनी जा सकती है। इसके लिए हम आईटी एक्ट का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, जिसके सेक्शन 57 के क्लॉज 3 में लिखा गया है कि जो साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल है वो 45 डेज के बाद भी अपील को ले सकती है अगर वहां पर सफिशिएंट कॉज अवेलेबल है तो। नेक्स्ट मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर। कौन सी एक सॉफ्टवेयर की मुख्य कैटेगरी नहीं है, ये हमें बतानी है। तो हमने सभी तरह के सॉफ्टवेयर्स पढ़ रखे हैं, सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्रामिंग टूल्स। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के नाम से कोई भी सॉफ्टवेयर कैटेगरी अवेलेबल नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर का कौन सा उदाहरण दिए गए ऑप्शंस में से है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, कंपाइलर एक लैंग्वेज प्रोसेसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर इज ए। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर किस तरह का सॉफ्टवेयर होता है? तो दिए गए ऑप्शंस में राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन बी, ट्राई बिफोर बाय सॉफ्टवेयर। इसका मतलब है कि कोई सॉफ्टवेयर जब हम डाउनलोड करते हैं तो वो पेड रहता है, बट 30 डेज या 15 डेज ऐसे कुछ डेज के लिए, प्री डिफाइंड डेज के लिए वो हमें एज ए ट्रायल उस सॉफ्टवेयर को अलाउ करता है कि हम इसे यूज कर पाए, और अगर हमें वो अपने लिए सुटेबल लगता है तो फिर हम उसे परचेस कर सकते हैं। जैसे कि एडोब फोटोशॉप आप देखेंगे तो वो एक शेयरवेयर का ही एग्जांपल है, जिसको हम कुछ ट्रायल पीरियड के लिए यूज करते हैं और उसके बाद में हमें पे करके ही वो सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए अलाउ रहता है। आज के क्वेश्चन यहीं एंड होते हैं। आरपीएससी या आरएसएसबी से रिलेटेड और भी एमसीक्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।